हाँ भाई। तो अपन अपना सेकंड अब स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले में अपन ने ये पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, उनको कैसे क्लासिफाई करा गया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और प्राइमरी सेक्टर कैसे हैंड इन हैंड जाता है, ये सब अपन ने पढ़ लिया। पिछले वाले वीडियो में थोड़ी सी जब रीडिंग कर रहे थे तो रीडिंग करने वाले की साउंड नहीं आ रही थी, इसलिए अब मैं खुद ही पढ़ूंगा। ठीक है, चलो। तो अब आ गए हम, पेज नंबर 59 है ये बुक में। चलिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसा नाम बता रहा है, यानी दीज इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। कॉटन, जूट, सिल्क, वोलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। अब ये याद करने मत बैठ जाना, ओ ये जूट, अरे यार ऑयल, ऑयल भी आता, और ऐसे मत करने बैठ जाना, है ना। सिंपल सी चीजें हैं कि भैया जो चीज खाते पीते हैं, राइट, वो किस में आएंगी? एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड। चाहे ऑयल सीड्स हो गए, चाहे कॉटन हो गया, चाहे वो ग्रेन्स हो गए, वो सब काय में आएंगे? Agri- ठीक है। बड़ा अच्छा सा आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट दे रखा है, वो फ्लो चार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन आते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या आता है? टेक्सटाइल, अच्छा, एक दिन तो भैया एक बार एक बच्चा बोला, सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जहाँ टाइल्स बनती हैं। माथा पटक पकड़ लिया मैंने। भाई टेक्सटाइल मत, टाइल है मतलब टाइल्स बनती नहीं। टेक्सटाइल यानी जहां पे कपड़ा बनता है ना, जहां आपके धागे बनते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to the industry production, employment generation and foreign exchange earning. It is the only industry in the country which is self reliant and compete in the value chain. ठीक है। तो यदि हम बोले कि कोई एक बहुत बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहां जिसमें इंडिया का नाम है, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, ये कंप्लीट वैल्यू प्रोवाइड करती है, बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज लेके आती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यार्न मेकिंग में बहुत आगे हैं। ठीक। अच्छा, कोई दो फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नाम। बीइंग ह्यूमन बेटा, वो बीइंग ह्यूमन सलमान खान जी का, वो बीइंग ह्यूमन ट्रेड करते हैं सर, वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं सर, वो ब्रांड नेम है। प्रोडक्शन, आदित्य बिरला। हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा टाटा, सागर है। ठीक है, चल। अब नेक्स्ट, कॉटन टेक्सटाइल। इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम। गांधी जी चरखा चलाते थे, है ना, तो हैंड स्पिनिंग से हमारे यहाँ कॉटन प्रोड्यूस 18th century से करी आ रही है। पावर लूम्स केम इनटू यूज। Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। अब ये हम सब पढ़ चुके हैं, अभी अपन ने 10th वाले में ही पढ़ा था, 8th वाले में ही पढ़ा था कि कैसे कॉलोनीज जब बनी, जब हम ब्रिटिश रूल में आए, तो उन्होंने धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया था। स्पेशली कौन से इंडस्ट्रीज को? हैंडलूम इंडस्ट्री को। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा मशीन मैनचेस्टर में ले जाते थे, मशीन प्रोड्यूस्ड, मशीनों से प्रोड्यूस करते थे, और वो जो मिल क्लोथ आता था वो बड़ा सस्ता होता था, तो लोगों ने वही इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। In the early year, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. Availability of raw cotton, market transport, including accessibility of port facility, labor, moist climate, contribute towards the localization. अब क्या होता है, जितनी भी, व्हाट इज लोकलाइजेशन? लोकलाइजेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री इन अ स्पेसिफिक एरिया, उसको हम लोकलाइजेशन बोलते हैं। जैसे आप अधिकतर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखोगे तो वो कहां पर है? कहां पर है? महाराष्ट्र और गुजरात में। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कॉटन वहीं होता है, सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, फिर पोर्ट्स नियर है, मार्केट सब बड़े बड़े वहीं है। ऐसे ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ है अधिकतर? उड़ीसा में, है ना, क्योंकि वहां पे आयरन और ज्यादा मिलता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो उसको लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता है। दिस इंडस्ट्री has close links with agriculture and provide a living to farmer. Cotton ball plucker and workers engage in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring, and sewing. अब these are the steps of a cotton manufacturing, textile manufacturing industries. These are the steps. ठीक है, तो ये आपको एज इट इज स्टेप्स में ही याद करना होगा, और वही फ्लो चार्ट हमारा ऊपर
दे रखा है। जब हम फाइबर प्रोडक्शन करते हैं तो रॉ फाइबर होता है, ऊपर यदि फ्लो चार्ट आप देखो, हर स्टेज पे एक प्रोडक्शन मिल रहा है, हर एक स्टेज पे हमें एक आउटपुट मिल रहा है। जैसे फाइबर प्रोडक्शन में रॉ फाइबर, स्पिनिंग से हमें यार्न मिलता है, वीविंग एंड निटिंग से फैब्रिक मिलता है, डाइंग एंड फिनिशिंग और से हमें गारमेंट्स यानी बने हुए कपड़े मिलते हैं। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कैसे हमने रॉ कॉटन को एक कपड़े में कन्वर्ट कर दिया। फिर the industry by creating demand support many other industries such as chemical and dyes, packaging material and engineering works। जब कोई एक इंडस्ट्री काम करती है अच्छा, तो केवल वही इंडस्ट्री नहीं है, उसके आसपास बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती हैं। अब कपड़ा है तो कलर चाहिए, है ना, उसकी पैकेजिंग चाहिए, उसकी मार्केटिंग चाहिए, सब चाहिए। तो बड़े बड़े फैशन शोज होते हैं, तो पूरे फैशन शो, यदि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाए तो फैशन शो बंद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो आप सोचिए एक इंडस्ट्री से कितने लोगों को डायरेक्ट और उससे ज्यादा लोगों को इनडायरेक्ट जॉब्स मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट, while spinning continue to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skill and design of weaving in cotton, silk, zari and embroidery। अब हमारे यहाँ जो वीविंग है, वीविंग यानी बुनना, आपने, अभी तो अब आपकी मम्मियों का तो नहीं मालूम है, मगर आपने दादियों को जरूर देखा होगा कुछ बुनते हुए, है ना। तो वो स्वेटर बुनते थे हाथ से। तो बुनना यानी धागों से कुछ बनाना। अब हमारे यहाँ इतने सारी वीविंग ट्रेडिशंस हैं। आप जरदारी का काम, जरी का काम होता है ना। फिर आपके क्या बोलते हैं उसको, मध्य प्रदेश में बड़ा फेमस है चंदेरी की साड़ियां जो है ना। तो बाग प्रिंट जिसको बोलते हैं, वो काम होता है। वेराइटी ऑफ विविंग ट्रेडिशंस आर अवेलेबल, इसलिए वो सेंट्रलाइज काम नहीं है। आपने कपड़ा बना दिया, आप किसी को जरी का काम है तो जरी का काम कहीं और कराएगा, है ना, वो कहीं और ज्यादा जहां पे ज्यादा अच्छा काम होता है वहां होगा। कोई और प्रिंट चाहिए तो वो काम के लिए कहीं और भेजा जाएगा। फिर इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन spinning but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country। weaving is done by handloom, powerloom and mills। अब जो हाई क्वालिटी यार्न है वो अधिकतर हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो वीविंग होती है वो हैंडलूम और पावरलूम दोनों में ही करी जाती है। क्लियर? फिर The hand-spun khadi provide large-scale employment to weavers in their homes as a cottage industry। और अधिकतर जो है वीविंग का काम है ये कॉटेज इंडस्ट्री में। बनारस की साड़ियां तो वो अधिकतर घरों में ही उन्होंने एक बड़े से रूम में ऐसा मशीन लगा रखी है, उस मशीन पे वो वीविंग करते हैं। Why did Mahatma Gandhi lay emphasis on spinning yarn and weaving khadi? Why it is important? चलो ये तो अपन बाद में देखेंगे। India is the, अब जूट पे आ जाते हैं, largest producer of raw jute and jute goods and stand at second place as an exporter after Bangladesh। बांग्लादेश के बाद इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, मगर प्रोडक्शन में ऑल ओवर वर्ल्ड वी आर नंबर 1, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल मेनली अलोंग द बैंक ऑफ। अब जूट प्रोडक्शन के लिए पानी बहुत चाहिए, है ना, और नारियल होता भी नदियों के किनारे ही। तो वेस्ट बंगाल हुगली नदी के किनारे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप नियर कोलकाता in 1855 at Rishra। After partition in 1947, the jute mill remained in India, but 3/4 of the jute production area went to Bangladesh। जब इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए, है ना, तो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था पहले बांग्लादेश। तो अधिकतर 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ जूट वेंट टू बांग्लादेश, बट उसके बाद भी इंडिया इज नंबर 1 प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ जूट, है ना। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड इट्स कलर, ठीक है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर proximity to the jute producing areas, inexpensive water transport supported by good network of railways, roadways and waterways to facilitate movement of raw material to the mills, abundant water processing of raw jute, cheap labor from West Bengal and joining states of Bihar। किसी भी प्रोडक्शन में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला लैंड, दूसरा लेबर और तीसरा मार्केट। लैंड, लेबर एंड मार्केट, और तीनों ही चीजें जूट के लिए वेस्ट बंगाल को सपोर्ट करती है। दैट्स व्हाई प्रोडक्शन इतना हाई है।
ठीक है। फिर प्रोसेसिंग रॉ जूट, ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश, कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड बैंकिंग। और फिर कोलकाता सबसे बड़ा अर्बन सेंटर है जो वहां पे बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं प्रोवाइड करता है। इसके बाद आ जाते हैं अपन शुगर इंडस्ट्रीज। शुगर, इंडिया स्टैंड सेकंड एज वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज, फर्स्ट कौन है? हु इज द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर? ब्राजील, वेरी गुड, है ना। उसके बाद कौन आता है? इंडिया। ठीक है। प्लेसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। गुड़ और खांडसारी आर रॉ शुगर बोल सकते हैं। गुड़ तो सब लोग खाते हैं, सभी के घर में गुड़ है। खांडसारी उसका पाउडर हो गया, समझ लीजिए, एक टाइप का। उसमें कोई केमिकल नहीं डलते हैं, ब्राउन कलर का पाउडर होता है। एंड इन द हॉलेज इट्स, सॉरी, द रॉ material used in the industry is bulky and is haulage its sucrose content reduces. The mills are located in Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab, Haryana and Madhya Pradesh. अब शुगर प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वहीं शुगर मिल लगाएं जहां पे शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है और पास हो। क्यों? क्योंकि शुगर केन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इज नॉट इजी, बल्कि है, काफी बड़ा होता है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इज टफ टास्क। दूसरा कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या होता है कि अब उसमें बहुत ज्यादा सुक्रोज और कंटेन होता है, तो भाई यदि गर्मी पड़ेगी, ज्यादा होगा तो गन्ना सूख जाए, तो जितना सुक्रोज चाहिए वो किसी काम का नहीं रहेगा। पता चला यहाँ से उड़ीसा में है मिल, अब मध्य प्रदेश से वो ट्रैक्टर में रख के और जा रहा है, डिंग 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 डिंग, 3 दिन में पहुंचा, गन्ना सूख के इतना हो गया, निकलेगा क्या? कुछ नहीं। तो शुगर मिल पास ही होना चाहिए। इसलिए अधिकतर शुगर मिल आप देखोगे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात में, गुजरात भी नहीं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकेटेड है, मेनली दीज टू, क्योंकि सबसे ज्यादा शुगर केन भी यही होता है। फिर 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, इट इज आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर, और इसलिए ये कोऑपरेटिव सेक्टर को के लिए सूटेबल है। कोऑपरेटिव सेक्टर में पहले ही आपको बता चुका हूं क्या होता है। In recent year, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. This is because cane produced here has high sucrose content. अब अधिकतर मिल्स कहाँ चली गई हैं? महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में जो गन्ना होता है उसमें सुक्रोज कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। आजकल तो एथेनॉल भी बनाया जाने लगा है ना, और एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि एथेनॉल ब्लेंडिंग उसको बोलते हैं, ताकि हमारी गाड़ी का माइलेज सुधर सके। ठीक है, चलिए। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर ए लॉन्गर कुशनिंग क्रशिंग सीजन, मोर ओवर द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट। तो महाराष्ट्र शिफ्ट होने के 3 रीजन है। पहला कि सुक्रोज कंटेंट ज्यादा है यहाँ के शुगर केन्स में। दूसरा, कोऑपरेटिव सेक्टर सक्सेसफुल है, उनका मॉडल सक्सेसफुल है। और तीसरा कि यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा कूलर है, तो गन्ना एकदम से श्रिंक नहीं होता, उसकी लाइफ बढ़ती है। क्लियर है? नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल एंड मटेरियल एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे आयरन एंड स्टील सबसे बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, है ना। अच्छा, मिनरल्स हमको माइंस से मिलते हैं, है ना। कोल माइंस हो गई, आयरन और माइंस हो गई, बॉक्साइट की माइंस होती हैं, इनसे हमें मिलते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर द मशीनरी। अब मशीन बनना है, मशीन बनेगी तो स्टील की बनेगी। स्टील कहाँ बनेगा? आयरन स्टील इंडस्ट्री, वहां बनेगा, है ना। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शन कंपनी, कई बार बता चुका हूं मैं क्लास में, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शन कंपनी है, चलो हिंट देता हूं, इट इज ओन्ड बाय एन इंडियन। ही रिसाइड्स इन यूके। इट इज आर्सेलर मित्तल, है ना। इनके जो ओनर है वो है लक्ष्मी नारायण जी मित्तल, एन इंडियन, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शन कंपनी। यस, ठीक है। आगे वहीं के नागरिक है वो, बॉर्न इन इंडिया, ठीक है। वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक्स एंड, अब स्टील का हर जगह यूज है यार, हर जगह। हमारा घर बनना है ना, अभी पेन है, अभी आजकल मेटल के जो पेन आते हैं अच्छे वाले, स्टील, तो स्टील इज एवरीवेयर, हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। तो
प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, और इसलिए इसको इंडेक्स बोला जाता है। इंडेक्स यानी आपको यदि पता करना है कि कंट्री डेवलपिंग है या नहीं है, तो आप उसका स्टील मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, उसका स्टील का खपत यानी स्टील कंजम्पशन देख लीजिए। यदि स्टील का कंजम्पशन बढ़ रहा है, इट मीन्स कंट्री भी बढ़ रही है, क्योंकि स्टील कोई खाएगा तो नहीं। मम्मी आज स्टील की सब्जी बना, मम्मी आज आज ढोकले बनाना, आज स्टील के ढोकले खाए, बहुत दिन हो गए, थोड़े दांत में दर्द हो रहा है एक्सरसाइज हो जाएगी। हाँ मम्मी, डॉक्टर ने आयरन बोला था, आयरन में तो जंग लग जाती है, एक काम करो स्टील के परोठे बनाओ। तो आज स्टील के परोठे खाएंगे अचार के साथ। अरे नहीं भाई, खा तो नहीं सकते। इट मीन्स कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, घर बन रहे हैं, फैक्ट्री बन रही है ना, तो आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसलिए उसको इंडेक्स कहा जाता है। फिर iron and steel is a heavy industry because all the raw material as well as finished goods are heavy and bulky and entailing heavy transportation cost। अब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत कॉस्ट लगती है ना, मालगाड़ियों में लोड करके भेजा जाता है। आयरन ओर, कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, क्या क्या मिक्स करा जाता है? आयरन ओर, कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, 4:2:1 के रेशो में, एंड कुछ क्वांटिटी में मैग्नीज भी इसमें मिलाया जाता है ताकि उसको हार्ड कराया जा सके। आजकल कोबाल्ट भी मिलाते हैं। रिमेंबर दैट द फिनिश प्रोडक्ट ऑल्सो नीड द एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो अभी हमने दोनों चीजों में, शुगर केन के एग्जाम्पल में, इधर ध्यान दीजिए, शुगर केन के एग्जाम्पल में और स्टील के एग्जाम्पल में, दोनों में हमने एक चीज कॉमन पढ़ी है कि ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ की रोल। यदि आपको ये क्वेश्चन आ गया कि हाउ ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ की रोल इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो आपको ये दो एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब नीचे एक और हमको दे रखा है, जैसे हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक फ्लो चार्ट पढ़ा था, ऐसे इसका भी एक फ्लो चार्ट है कि प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल होता है, फिर उसमें आयरन ओर को मेल्ट करा जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, ऐसा गला दिया जाता है, पूरा लिक्विड बना दिया जाता है। लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, फिर उसमें लाइमस्टोन में ऐड करा जाता है। स्लैग इज रिमूव्ड, तो उससे जो स्लैग स्लैग यानी जो अशुद्धियां होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, लाइमस्टोन मेंटेन करने से उससे अशुद्धि चिपक जाती हैं। अशुद्धि यानी इम्प्योरिटी, इम्प्योर जो भी चीजें हैं आयरन ओर में, वो उसमें चिपकेंगी और नीचे बैठ जाएंगी, उससे वो स्लैग को रिमूव कर लिया गया। और फिर कोक इज बर्न टू हीट द ओर, और इसको गर्म करने के लिए कोक यानी कोयले का इस्तेमाल करा जाता है। मॉल्टन मटेरियल पोर्ड इनटू मोल्ड कॉल्ड पिग्स, फिर इनको अलग अलग मोल्ड में, आपको रॉड बनानी है तो रॉड के मोल्ड में उस मॉल्टन मटेरियल, गले हुए मटेरियल को भेज देंगे। आपको फ्लैट शीट्स बनानी है तो शीट्स के मोल्ड में भेज देंगे। ठीक है, फिर क्या होता है? पिग, और उसको अपन क्या बोलते हैं? पिग। फिर पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज। अब कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं जो ऐसे नीचे बैठती नहीं है स्लैग की तरह, उनको ऑक्सीडाइज करा जाता है, यानी उसको और ज्यादा जलाया जाता है, तो जलने से जैसे मैग्नीज की इम्प्योरिटी दूर हो गई, और उसके बाद जो हमें मिलता है वो हमें प्योर मेटल मिलता है। और फिर उस प्योर मेटल को रोल कर लो या स्पिन कर लो, रोल करोगे तो रॉड मिल जाएंगे, स्पिन करोगे तो शीट्स। क्लियर है ना? ये मैप्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, किसी एक आध क्लास में आपको ये ज्योग्राफी के सारे मैप्स करा देंगे। समझ में आया? अब ये स्टील मिलता कहाँ है? आयरन और। छोटा नागपुर प्लेटेयू रीजन हैज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्यों छोटा आयरन? मतलब छोटा आयरन बोल रहा हूँ, छोटा छोटा नागपुर प्लेटेयू मतलब आपका पूरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये पूरा छोटा नागपुर प्लेटेयू कहलाता है। वहां पे आयरन और बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई अधिकतर इंडस्ट्रीज, है ना। इट इज लार्जली, ये मैंने बताई थी आपको। अब एल्यूमिनियम कैसे स्मेल्ट करता है, इसके आगे अपन ये प्रोसेसिंग इसकी कैसे होती है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।